मेरी माँ ने मरते वक्त मुझे मामा के हवाले कर दिया और कहा मेरी बेटी की शादी कर देना। मामा मुझे घर ले गए। मामी सारी काम मुझसे करवाती, मामा को कहती मेरी शादी कर दे, मगर वह शादी न करते। एक दिन तबीयत खराब हुई तो डॉक्टर ने बताया मैं प्रेग्नेंट हूँ। इस बात पर मेरी रूह कांप गई जब माँ ने मेरा कमरा बंद करके मेरे साथ, मेरा नाम सुमन है, मैं आगरा शहर की रहने वाली हूँ। जब मैं 15 साल की थी तो मेरे माँ बाप का ध्यान तो गया था, उन्हें कैंसर की बीमारी थी। मैं अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी। बाप की मरने के बाद मेरी माँ ने ही मुझे पाला था। बाजार में मेरे पापा के 2 दुकान थी जिनके किराए से हमारे घर का गुजारा चल रहा था। मगर बदकिस्मत से जब मैं 17 साल की हुई तो मेरी माँ भी अचानक बीमार हो गई। चेकअप की बात पता चला कि माँ को ब्लड कैंसर है और वह आखिरी स्टेज में है। डॉक्टर का कहना था बीमारी मेरे बाप की वजह से उनमें हुई है। अगर यह 2 साल पहले अपने टेस्ट करवा लेते तो इस वक्त पर उनका इलाज करके उन्हें बचाया जा सकता था। मगर अब मैं दुआ की ज़रूरत है। डॉक्टर ने भी यह बात बता दिया था कि अब यह चंद दिन की ही जिंदा रह पाएंगी। और फिर वही हुआ था। एक दिन अचानक माँ की तबीयत ख़राब हो गई। डॉक्टर ने कहा कि आप जल्दी से अपने करीबी रिश्तेदार को बुला लो ताकि वह अपनी माँ से आखिरी मुलाकात कर ले। मेरी माँ एक माँ थी जिनकी शादी हो चुकी थी, बस मेरे पापा की उनसे बनती थी। इसी वक्त वह भी अस्पताल में मौजूद थे। तो मेरी माँ का आखिरी वक्त आया तो मेरी माँ ने मुझे मेरे मामा के हवाले कर दिया और उनसे कहा कि अब तुम्हें ही मेरी माँ का ख्याल रखना है। तुम ही मेरी बेटी से सब कुछ हो। मेरी बेटी सुमन तुम जवान हो चुकी हो, अब कोई अच्छा सा रिश्ता देखकर उनकी शादी कर देना। और मेरे मामा ने रोते हुए उन्हें तसल्ली दी थी। इसी रोज़ रात के वक्त मेरी सास दुनिया से चली गई थी। मैं माँ के साथ उनके घर आ गई थी। माँ ने ही माँ का शुक्रिया किया, कर्म क्रिया किया था। मेरे मामा के 2 बच्चे थे और मेरी मामी भी जवान थी। मामा ने अपनी बीबी से कहा कि अब सुमन हमारे साथ रहेगी, मगर मेरी मामी इस बात पर राजी नहीं हुई थी। उनका कहना था कि हम किसी भी जवान बच्ची का बोझ क्यों उठाएं। मेरे मामा ने कहा था कि अब मैं इसको सड़क पर तो नहीं रख सकता। उन्हें यह कहकर तसल्ली दी थी कि सुमन से सारे घर के काम करवाया करना, यह तुम्हारे घर में काम की मदद करेगी। फिर मुझे माँ ने भी यही कहा कि बेटा इस घर में इतने काम नहीं है। मैंने इस बात पर तुम्हारी मामी से इसलिए कही है ताकि वह तुम्हें इस घर में रहने दे और तुमसे कोई झगड़ा ना करे। मैंने कहा मामा इस घर में रहूँगी तो फिर पूरा दिन काम करूँगी। अच्छी बात है, अगर काम कर लूँगी तो मेरा भी वक्त गुजर जाएगा। मैं इस घर में रहने लगी, लेकिन मेरी मामी मुझसे घर के सारे काम करवाती और मुझे ताने भी दिया करती थी और गुस्सा भी मुझ पर ही निकाल दिया करती थी। एक वक्त यही कहती कि यह तो बहुत बहुत बुरी लड़की है। आजकल तो ऐसे लड़कियों के सारे मोहल्ले को अपने पीछे लगाया होता है। मैं उनकी बात का कोई जवाब नहीं देती थी। यहाँ पर एक छोटा सा चौक बना हुआ था जहाँ पर हमेशा जवान लड़के खड़े हुए करते थे। कोई सिगरेट पी रहा होता तो कोई लड़कियों को देखकर बातें करता। उनके वहाँ से हटने की बड़ी कोशिश की गई थी, लेकिन वह वहाँ से हटते ही नहीं थे। असल वजह यह थी कि वह चौक के खाने पीने की दुकान थी, इसलिए हमेशा भीड़ लगी रहती थी। हमारा मसला यह था कि हमारा घर इसी चौक के सामने था और हमारी खिड़कियाँ इस चौक की तरफ खोल गई थी। इस खिड़की नहीं खुला करते थे क्योंकि सामने कोई ना कोई खड़ा होता था। एक दिन सुबह दूध देने वाला आया था तो मैं जाग रही थी। वैसे तो मामा यह सब काम किया करते थे, लेकिन शायद उनकी तबीयत ख़राब थी, वह सो रहे थे। मैं बर्तन धोकर लेकर बाहर चली गई और मैंने जाकर दूध ले लिया। दूध वाले ने मुझे कहा कि आप कौन हैं, आपको पहले नहीं देखा। दूध वाला भी नौजवान ही था। मैंने कहा कि मैं इस घर में रहती हूँ, बस बात कहूँ बुरा तो नहीं मानोगी। मैंने कहा कि बताइए। जब उन्होंने कहा कि आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं, अभी मैं इस बात को अनसुना कर दिया था कि मेरी मम्मी वहाँ पर आ गई। उन्होंने मुझे दूध वाले के सामने डांटना शुरू कर दिया और कहा कि मुझे पता था तो बड़ी चालाकबाज लड़की है। मैं भागकर अंदर आ गई। थोड़ी देर के बाद मामी ने बात मेरे मामा को कह दी। कहा कि आपकी चाहती थी सुबह सुबह अपने रंग रूप दिखाने के लिए दूध वालों के साथ बातें कर रही थी और वह खड़ा होकर इसकी तारीफ़ कर रहा था। मैंने कहा कि माँ ऐसी कोई बात नहीं है, मामी को गलतफहमी हुई थी। मेरी मामी का कहना था कि बकवास ना कर, मैं सब जानती हूँ। मेरे मामा सर पकड़कर बैठ गए। उनको समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या कर रहे हैं। आज तो उन्होंने मुझे भी सख्ती से कहा था, इस तरह से कुछ हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हें मैं बाहर जाने से ज़रूरत नहीं है। मैं पूरा दिन यही सोचती रही, इस सब से मेरी क्या गलती थी? क्या खूबसूरत होना मेरी गलती थी? मेरी ज़िंदगी इसी तरह गुजर रही थी।
तो माँ भी मुझे हर बार डांट दिया करती थी। साथ में मम्मी को खुश करने के लिए भी ऐसा बात कहा करते थे। लेकिन यह सब होने के बावजूद भी मेरी मम्मी की नफ़रत ख़त्म नहीं हो रही थी और वह बार बार यही कहा करती थी कि यह सही लड़की नहीं है, इसको घर से निकाल, इसके लोगों के साथ चक्कर चला रखा है। मेरी मामी तो मेरी दुश्मन हो गई थी। आजकल हमारे मोहल्ले में एक बात फैली हुई थी, इस मोहल्ले में किसी लड़की के साथ किसी ने बहुत बुरा किया था, लेकिन वह लड़की कोई आम लड़की नहीं थी बल्कि बहुत बड़े ख़ानदान की बेटी थी। इसलिए यह केस पुलिस में चला गया था और मोहल्ले की आवारा लड़कियों को पकड़कर छानबीन चल रही थी और इस लड़की के साथ कितने बुरा किया है। और मुझे यह बात पता चली थी, मेरी मम्मी की ज़बान से पता चली थी। लड़की वाले बहुत ज़्यादा अमीर थे। उनका कहना था कि इस मोहल्ले की सारी लड़कियाँ ही हमारी बेटियों की तरह है और अगर हमारी बेटियों के साथ ऐसा हुआ है तो कल किसी और भी बेटी के साथ ऐसी घर में होगा। और आपके घर में काम करती हूँ। मैं तो आज इस तरह बोल रही थी कि जैसे मैं अंदर तक सब खत्म हो गया था। मैं अपनी मामी को शर्मिंदा नहीं करना चाहती थी, मैं उनके साथ झगड़ा नहीं कर सकती थी, लेकिन उन्होंने इस बात को भी मेरी जुबान दर्जी समझी। लेकिन आज ही बात यह थी कि रात को उन्होंने मामा से मेरी कोई शिकायत नहीं की। मुझे लगा कि शायद मामी के दिल से मेरे लिए जगह बन गई है। वह यह सोचने लगी कि वह मुझे बिना वजह नफ़रत करके मेरे साथ गलत कर रही थी। मैं तो यही चाहती थी कि वह मुझे अच्छा ना समझे, लेकिन कम से कम मुझे बातें तो ना सुनाया करे। मैं यह भी सोच लिया कि मामा से कहूँगी वह मेरी शादी कर दे ताकि उनके घर से चली जाऊँ। मगर मुझ में हिम्मत नहीं थी कि मैं अपनी शादी की बात खुद करूँ। एक दिन मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई थी, पता नहीं मुझे क्या हो गया था। इस दिन मुझे बहुत नींद आ रही थी, मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था और घर के बहुत सारे काम पड़े थे। मामा भी आज के दिन के लिए शहर बाहर गए हुए थे और मामी को बता दिया कि मुझे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था और अभी रात का खाना ये बनाना है। उन्होंने कहा कि ठीक है, रात का खाना मैं बना लूँगी, वैसे तो घर तुम्हारे मामा को आना नहीं है, इतना काम नहीं है, तुम जाकर आराम करो, लेकिन सुबह जल्दी उठ जाना। मैंने कहा कि ठीक है, ऐसे ही करूँगी। मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई थी। यह पहली बार था कि जब मामी ने मेरा एहसास किया था। मैं अपने कमरे में जाकर सुकून से सो गई और ऐसा सोई कि सुबह ही मेरी आँख खुली। मैं सुबह उठी और अपने कामों में लग गई। फिर एक हफ्ते बाद मेरी तबीयत अचानक से ख़राब होने लगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मुझे बहुत ज़्यादा उल्टी आ रही थी, चक्कर भी आ रहे थे और कमज़ोरी भी हो रही थी। मामा भी मुझे हैरान होकर देख रहे थे कि मुझे क्या हो गया है। जब मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई तो उन्होंने अपनी बीवी से कहा कि सुमन को डॉक्टर के पास लेकर जाओ, जो इसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है। मेरी मामी मुझे एक लेडी डॉक्टर के पास ले गई और वहाँ जब डॉक्टर ने चेकअप किया तो उसके बाद जो हुआ वो मुझे तनहा कर देने के लिए काफ़ी था। पूरे रास्ते में खामोश रही। जैसे ही घर पहुँची तो मामा ने पूछा कि क्या हुआ है सुमन को। मेरी मामी को चिल्लाते हुए कहा कि तुम्हारी यह लाडली माँ बनने वाली है। मुझे तो जब से डॉक्टर से बात बताई थी तो मैं तब से हैरान थी कि कैसे हो सकता है, मेरा तो किसी के साथ कोई रिश्ता ही नहीं था। वह भी हैरान रह गए, उन लोगों को क्या सफाई देती। जब डॉक्टर ने कह दिया तो मैं माँ बनने वाली हूँ। मैं किसी बुद्ध की तरह खड़ी थी। मामा ने मेरी तरफ देखा, उन्होंने कहा कि क्या किया है तुमने। मैंने कहा कि मैंने कुछ भी नहीं किया मामा। मामा ने मुझे एक जोर थप्पड़ मार था। मामी ने भी उसका साथ दिया था, मुझे बहुत बातें सुना दी, मेरे खून को गंदा कहा था। न जाने क्या कुछ मैं सुनना चाहती थी। मैं यह दिन भी गुजर गया। अगले दिन मामा ने मेरे से पूछा कि आप क्या करना है। उन्होंने कहा कि क्या कर सकते हैं, इस लड़की ने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा। मेरी मामी का कहना था कि किसी और का गुनाह मैं अपने घर में नहीं रखूँगी। उसने इसी मोहल्ले के किसी के साथ चक्कर चलाया होगा। इस इंसान को तलाश करो और इसकी शादी उस लड़के से करा दो। अब वहीं इसकी जिम्मेदारी लोग, कल को यह बात किसी को पता चल गई तो क्या होगा। जल्दी से इस इंसान को तलाश करो और उसके साथ इसकी शादी कर दो। अब वही इसकी जिम्मेदारी लेगा। कल को यह बात किसी को पता चल गई तो क्या होगा। जल्दी से इंसान को तलाश करो। मेरे मामा का कहना था कि तुम तो बच्चों जैसी बातें करती हो। जिस लड़की ने भी यह हरकत की है अब वह आसानी से कहाँ मिलेगा। और दूसरा यह भी सामान भी कुछ बताने को तैयार नहीं है। तब मेरी मामी ने कहा कि तुम यह सारा मसला मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं चंद दिनों में इस घटिया इंसान को ढूंढ निकालूंगी। मेरे मामा ने अपना सर पकड़ा हुआ था। वह कहने लगे कि मैं बोलने के काबिल ही नहीं हूँ। इस लड़की ने तो मुझे बदनाम कर दिया है। मेरी केमियन लोगों के घर चली गई
जिनकी बेटी के साथ किसी ने बुरा किया था, उन्होंने मुजरिम को पकड़ लिया था। मेरी मामी ने उनके आगे यह सारा मसला बयान किया और कहा कि हम बहुत परेशान हैं। जैसे आप लोगों ने पुलिस की मदद के साथ अपनी बेटी के मुजरिम को पकड़ा था, हम पर रहम करें, हमारी मदद करें ताकि हम भी सुमन के इसके साथ ही विदा कर दें। वह लोग भी ऐसे मसलों को सुलझा करते थे, क्योंकि उनके साथ भी यही सब हुआ था। उन्होंने कहा कि हमने पहले जैसा किया था इसी तरह इंतजाम करवा देंगे, आप फिक्र ना करें, आपकी मजबूरी हम समझ सकते हैं, क्योंकि अभी हमारे साथ भी यह सब हुआ है। यह मामी के मामा को बताया कि वह लोग हमारी मदद करेंगे। तब उन्होंने कहा कि इस तरह तो यह बात सारे मोहल्ले को पता चल जाएगी। यह तुमने क्या किया? मामी ने कहा कि पता चल जाने दो, मुझे कोई परवाह नहीं। वैसे ही पूरे मोहल्ले को यह भी पता है कि यह लड़की हमारी बेटी नहीं है, इसने अपने मरे हुए बाप की इज्जत खराब की है। मेरे हालात बहुत बुरी थी, मुझ पर हाथ भी उठाया जाता था। सारे मोहल्ले के आवाज़ लड़कों को एक बार फिर पुलिस पकड़ कर ले गई। मेरा तलाश पूरे मोहल्ले में बन रहा था। मुझे वह रात याद आ गई थी जिस रात में बेहोश हो गई थी। उसी रात तो मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ था। मैं हर तरह से सोच रही थी, बार बार सोच रही थी, लेकिन मुझे कुछ याद नहीं आ रहा था। मैं माँ कैसे बन सकती थी? सब यही कह रहे थे कि यह लड़की चरित्रहीन है, गुनाह करके अब अपने मुजरिम का नाम भी नहीं बता रही है। मेरी मामी का कहना था कि जैसे ही उन्हें पता चलेगा मैं किसी लड़के के साथ मुंह काला किया है, वह इसे कुछ नहीं रहेगी, बल्कि मेरी शादी उसके साथ करवा देगी। मैं मामी को आखिरी बार कहा कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया और मुझे नहीं पता कि मेरे साथ यह सब कुछ कैसे हुआ है। मेरे ऊपर वाला जानता है कि मैं बेकसूर हूँ। मेरी मामी ने कहा कि इतना बड़ा गुनाह करने के बाद तुमने ऊपर वाले का नाम नहीं लेना चाहिए। फिर वह दिन भी आ गया जब मेरा फैसला होना था। कुछ लड़कों को डीएनए टेस्ट भी करवाए गए थे और मेरा मुजरिम पकड़ा गया था। वह कोई और नहीं बल्कि एक मोहल्ले के बैठा एक फ़कीर था और उसके साथ डीएनए मैच हो गया था। इसका मतलब यह सब कुछ उसने किया था। मेरे मामा ने कहा कि मैं इस पर पुलिस केस करूँगा, इसे मेरी इज्जत पर हमला किया है। लेकिन मेरी मामी ने कहा कि ऐसा करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, तुमने माँ की शादी इस फ़कीर से कर दो और उन दोनों को दफ़ा करो। मेरी माँ ने मुझे कहा कि तुम्हारी माँ से वादा किया था कि तुम्हारा ख्याल रखूँगी, तुम्हारी किसी अच्छी जगह शादी करूँगी, लेकिन तुमने खुद ही अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। मैं बहुत ज़्यादा हैरान थी, बहुत चिल्लाई, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। मेरे मामा ने तो मेरी तरफ देखा भी नहीं था। वह घर से निकल गए और मेरी मामी ने भी मुझे उस फ़कीर के साथ ऐसे विदा कर दिया जैसे किसी फ़कीर को धोखा देती है, भीख देती है। पहले फ़कीर ने कहा कि मैं कुछ नहीं किया, लेकिन मेरी खूबसूरती देखने के बाद वह भी खामोश हो गया था। मेरी शादी इस फ़कीर के साथ हो गई। मेरी मामी ने उसे कहा कि अब तुम इसे लेकर सड़क पर बैठा करो या फिर झोपड़ी में चले जाओ, यह तुम्हारी जिम्मेदारी है। हमारे पास इसको वापस लेकर नहीं आना, हम इसके लिए मर गए हैं और हमारा इसके साथ कोई रिश्ता नहीं है। मैंने जाते हुए मामी को सिर्फ इतना कहा कि आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया है, और मामी को कोई परवाह नहीं थी। खैर, मैं इस फ़कीर के साथ चल गई, पर लेकिन जब वह मुझे घर ले आया, तो मैं हैरान रह गई। उसका घर तो काफ़ी बड़ा था और साफ़ सुथरा था, और थोड़ी देर के बाद उसने ऐसे हरकत की मेरे कदमों से ज़मीन निकल गई। उसने अपनी दाढ़ी उतारना शुरू कर दिया, अपना हुलिया बदलना शुरू कर दिया। बल्कि यह कम उम्र का था, इंसान जिसकी उम्र शायद 20 साल की हो। दवाई भी खिलाई गई थी। जब रिपोर्ट आने वाली थी तो वहाँ पर भी रिश्वत देकर यह सब कुछ करवा दिया गया था, क्योंकि मोहल्ले की बहुत सी औरतें मेरी मामी के साथ मिली हुई थी और मामी की भी बहुत ही अच्छी दोस्ती थी। उन्होंने यह सब कुछ करवाने में मेरी मामी की मदद ली थी। मैं हैरान रह गई कि मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए मेरी मामी ने इतना सब कुछ किया था। आदमी का नाम अमन था। उसने कहा कि अब तुम्हारा उन लोगों से कोई रिश्ता नहीं है, तो मेरी बीवी हो, लेकिन इस मोहल्ले वालों को असल बात ज़रूर बताएंगे। लेकिन मैं अभी जाहिर नहीं करूँगा, नहीं तो इस तरह मेरा काम ख़राब हो जाएगा। मेरी नौकरानी का मसला है। मैंने इसकी हर बात को समझा और हमारे बीच फ़िलहाल कोई भी रिश्ता नहीं था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम लोग एक दूसरे के करीब आने लगे थे और हम एक दूसरे को इज्जत देने लगे थे। हमने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करती थी। ऊपर वाले ने मुझे 2 जुड़वा बेटे दिए थे। वह 4 से 5 साल के हो गए थे। फिर एक दिन मेरे पति ने मुझे बताया कि तुम्हारा मामा इस दुनिया से चले गए हैं और तुम्हारी मामी का ख्याल करने वाला कोई भी नहीं है। वह बहुत ही ज़्यादा बीमार है। अगर तुम कहती हो तो तुम उनसे मिलने के लिए चले जाते हैं। मैंने कहा कि मैं उनके पास नहीं जाऊंगी,
उन्होंने मुझे बहुत दुख दिए हैं। मैंने अपने दिल को पक्का कर लिया था। मैंने अपने पति को कह दिया कि अंडा उसका नाम भी मत लेना। आप किसी से नफ़रत करें और उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दें और उसकी कोई वजह भी ना हो, तो ऐसे इंसान के लिए अच्छाई करने का दिल ही नहीं करता। मगर मेरा पति कहता है कि तुम्हारी मामी के 2 बच्चे हैं और तुम्हारी मामी भी बहुत बीमार है, तुम्हारी ज़िंदगी तो संवर गई है, तो उसके साथ बहुत खुश हो, इसलिए अपनी मामी को माफ़ कर दो और उसके पास जाकर उसकी मदद करो। मगर मैं उनकी बात नहीं मानी और अपनी मामा से माफ़ी नहीं मांगी। अब हमें उनका पता उनका क्या हाल है। आपको यह कहानी कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।